जय हिंद साथियों, मैं सम्राट आजाद आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि आपके एग्जाम से पहले एक वैक्सीन क्लास आपकी पॉलिटी की क्लास आपको मिलने वाली है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। फटाफट से नोट करना है, आपको लिखना कम है, सुनना ज्यादा है। ओके, तो शुरू करते हैं पॉलिटी। देखो भाई, होता क्या है कि तुम्हारे पेट के एग्जाम को अगर देखा जाए तो पेट की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो पॉलिटी के 5 प्रश्न आपके आने, ठीक है, 5 प्रश्न आपके आने हैं। तो 5 प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो आपका टॉपिक है वो आपका क्या होता है, संविधान सभा। ठीक है, यहाँ पे संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा आप लूसेंट में जितना दिया हुआ है या कोई भी दिग्दर्शन है, लूसेंट है, यूनिक है, आपके पास कुछ भी हो उसमें से लूसेंट या किसी से संविधान सभा सिर्फ नॉर्मली पढ़िएगा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, ठीक है। उसमें सबसे खास बात क्या होगी, सबसे खास बात अध्यक्ष, अस्थायी और स्थायी। मैंने आपको प्रश्न में भी पूछा था, अस्थायी डॉक्टर सज्जन सिन्हा, स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या आता है, वहां पे जो संविधान जब बन रहा है हमारा तो उसमें समितियां आती हैं। समितियों में कार्यकारी समिति के एम मुंशी, झंडा समिति। हाँ, झंडा समिति का जैसे ही नाम आएगा पेट वाले मेरे भैया आप जेबी कृपलानी लगाइएगा, क्योंकि इस पर विवाद बड़े तेजी से चल रहा है। एक तदर झंडा समिति है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताए जाते हैं, कभी कभी झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता दिए जाते हैं। तो अभी आप पेट दे रहे हो, प्री दे रहे हो, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ पेपर देके चले आना। जब मेंस देना है आपको यूपी का, तब उस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर गहन अध्ययन करेंगे। ओके, फिर एक समिति आएगी आपकी सलाहकार समिति, बी एन राव साहब। एक मूल प्रारूप समिति है, उसके अम्बेडकर जी हैं। फिर एक आता है आपका, एक और आएगा आपका संचालन समिति, इसके अध्यक्ष हैं कौन, जो अध्यक्ष संविधान सभा के हैं वही उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार समिति पंडित जवाहरलाल, मूल अधिकार समिति की बात करते हैं तो ये आपके पटेल जी हैं। फिर आता है यहाँ, जहां भी अगर एक और रहेगा, एक समिति में सिर्फ संघ लिखा रहेगा, कहीं कहीं सिर्फ संघ शब्द आएगा, संघ समिति, संघ शक्ति समिति, संघ राज समिति, अध्यक्ष पंडित नेहरू। ठीक है, पटेल जी के लिए अल्पसंख्यक रहा, यानी कि वो चाहते थे कि भारत से मुस्लिम जो भाई हैं वो भारत से बाहर ना जाएं, मिलवाट कर रहे हैं, तो अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष उन्हें ही बनाया गया था। वो जो थे मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष, उन्हीं को बनाया गया था। और एक समिति के अध्यक्ष थे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, तो पासे प्रांतीय पासे पटेल, मैच करता है। ठीक है, ये कुछ जो हिट रहेंगे वही आपसे समितियां पूछी जाएंगी। उसके बाद समितियां छोड़िएगा, समितियां खत्म करने के बाद आपको तुरंत क्या करना है, आपको तुरंत इसको खत्म करने के बाद सिर्फ तुरंत आ जाना है किस पे, जैसे ही ये समितियां खत्म करेंगे आप संविधान सभा के कुछ तथ्य पर चले आएंगे। ठीक है, तथ्य क्या है, तथ्य में कौन कौन से तथ्य होने चाहिए आपके। तथ्य ये होगा, प्रारूप समितियों को अपनाया गया, ठीक है, वो आपको मैंने अभी पेपर में भी दिया था। प्रारूप समिति को 29 अगस्त 1947 को अपनाया गया था। फिर आपको कहा गया प्रस्तावना कब अपनाई गई, तो प्रस्तावना आपको कब अपनाया गया था, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना अपनाई गई थी। संविधान की कुल कितनी बैठक हुई, 165 बैठक हुई। प्रस्तावना प्रारूप पर कुल कितनी बहस चली, 114 तक बहस चली थी। ठीक है, संविधान सभा की जो मुहर थी उसमें कौन जानवर अंकित था, वो हाथी था। ठीक है, संविधान कितने दिन में बनके तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बनके तैयार हुआ। फिर बात करेंगे तो अगर संविधान में कितने रुपए खर्च हुए, ये सिर्फ मजाक वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, लगभग 64 जो आप बताते हैं लाख रुपए खर्च हुए कहते हैं ना, 63,87,729 रुपए खर्च हुए थे, लेकिन लगभग 64 बोल देते हैं उसको, जो कि लिखा आंकड़ा है। ये आलतू फालतू वाले प्रश्न भैया मेरे, इनको एक बार देख लेना, ये तथ्य की बात होती है। ठीक है, फिर जैसे ही ये खत्म होगा वैसे ही आप अनुसूचियों पे चले जाइएगा। अनुसूचियों में से करना क्या है, देखना पहली अनुसूची जो बताई जा रही है, पहली अनुसूची में भारत अपने बारे में बता रहा है, यानी कि भारत है कौन, तो भारत संघ राज्य क्षेत्रों का समूह, यानी राज्य संघ क्षेत्रों का समूह है। अभी बात में प्रश्न में आया भी था और कल आपने इसका उत्तर सुना भी था। तो भारत क्या है, राज्य एवं संघ क्षेत्रों का समूह है। पहली अनुसूची में भारत ये कह रहा है, अपने बारे में बता रहा है। दूसरी अनुसूची में कहा जा रहा है कि भैया वेतन प्लस भत्ता कहा जा रहा है। तो वेतन प्लस भत्ता, देखो मैं ज्यादा टाइम लिखने में नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए फास्ट एंड फास्ट चलेंगे हम लोग। वैक्सीन है ना, जल्दी असर करना है, डोज जल्दी देना है। तो भत्ता में 2 अक्षर है और भत्ता में 2 अक्षर किसमें रखा है, दूसरी अनुसूची में रखा गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ, शपथ कितने अक्षर, 3 अक्षर, तीसरे में रखा गया है। चौथे में रखा गया राज्यसभा में राज्यों का नेतृत्व, इसका कोई आर्टिकल नहीं है। पांचवें में क्या रखा गया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, यानी कि एससी रखी जा रही है और एसटी को रखा जा रहा है। आप ध्यान रखना, अनुसूचित लिख के देख लो एक बार,
अनुसूचित कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 यानी 5 अक्षर हैं। अनुसूचित को 5 में रखा गया यानी कि एसटी को भी रखा जाएगा। जब एससी को आरक्षण दे रहे हैं तो एसटी को आपको देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति का रखरखाव उनका विशेष ध्यान दिया जाएगा, आरक्षण की बात नहीं की जा रही है, ये मत समझिएगा। संविधान की किसी भी अनुसूची में आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, पहली बात समझ लीजिएगा। संविधान की अनुसूची में आरक्षण का उल्लेख कतई नहीं है, ये संविधान कहता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची में जनजातियों के लिए क्षेत्र है, वो है एटीएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। देखो एटीएमएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये जनजाति क्षेत्र हैं। या आप ऐसे पढ़ो, छठी अनुसूची में क्या रखा गया? एटीएम रखा गया है, छठी अनुसूची में एटीएम है। सातवीं अनुसूची की बात करते हैं। सातवीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का विभाजन है। देखो शक्तियां यानी कि 7 से 7, 7 से शक्तियां, शक्तियों का विभाजन। शक्तियां कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। एक और शक्ति बनाई गई है, अवशिष्ट सूची। किसने बनाया? भारत सरकार ने बनाया है। ये हमने किसी देश से नहीं लिया है। समवर्ती हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं फिर देखो 8वीं सूची में। 8वीं सूची में क्या रखा गया? भाषा रखा गया। भाषा, भाषा यानी कि 8वीं सूची में इंग्लिश में लिख लो लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज। कितने अक्षर है? 8 अक्षर है, 8वीं सूची में रखा गया है। 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन के बाद पहली बार जोड़ी गई थी, 1951 में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची, ना से 9वीं अनुसूची ना से नौवा। नौवा मतलब कौन? एक किसान, नौमीलाल कह लीजिए आप। तो जमीन, किसान के पास क्या होती है? जमीन। तो जमीन का मामला इसमें रखा गया, यानी कि भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन का मामला रखा गया है। 10वीं अनुसूची में 10 से 10, 10 से दल बदल की बात की गई है। 11वीं अनुसूची में 10 से ग्राम पंचायत, 10 से 11वीं अनुसूची। 12वीं में क्या है? शहरी शासन व्यवस्था को रखा गया है, यानी कि शहरी शासन व्यवस्था, नगर पालिका, नगर निकाय। ओके, तो ये रहा आपका अनुसूचियां फट से खत्म हो गई, ठीक है। बहुत जल्दी करिएगा, बिल्कुल फास्ट फास्ट, ठीक है। बार बार वीडियो को सुनिए। पेपर जाते समय आप जब ट्रैवलिंग करेंगे तो अपने हेडफोन को ले लीजिएगा और कान में लगा करके बार बार सुनते रहिएगा। क्वालिटी इससे बाहर नहीं जाएगी, ये दावा मेरा है, ठीक है। सम्राट आजाद का ये दावा है कि बाहर नहीं जाने वाली ये वीडियो, ठीक। इससे क्वेश्चन बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब देखो, जैसे ये अनुसूचियां खत्म हो जाएगी, संविधान का भाग 1 आप नहीं पढ़ोगे, यहां से कोई प्रश्न नहीं जाना है। भाग 1 आपको नहीं पढ़ना है। भाग 2 में आता है नागरिकता। मैं बता चुका हूं कितने प्रश्न नागरिकता से बनेंगे, सुन लो, इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाले हैं, ये चैलेंज है। नागरिकता सिर्फ कहां से ली गई है? इंग्लैंड से। पेपर में मैं पूछ चुका हूं पिछले। ये किस भाग में रखा है? भाग 2 में रखा गया। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 5 से लेकर 11 तक रखा गया है। भारत में, पूरे भारत में कैसी नागरिकता है? एक ही नागरिकता है। कब से लागू की गई है? पटेल जी के बर्थडे से लागू की गई है, ठीक है। पटेल जी का बर्थडे आपको याद है, 31 अक्टूबर 2019 से लागू कर दिया गया इसको। कश्मीर को भारत में मिलाए जाने के बाद से, पूर्ण रूप से मिलाए जाने के बाद से ये पूरे भारत में लागू हो चुका है। तो यानी कि आपके क्वेश्चन कितने बन गए? सिर्फ 4 या 5 बने नागरिकता से, और कोई क्वेश्चन बना नहीं इससे। बहुत गहराई में जाना नहीं हमको, ठीक है। नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? 1955 में लागू होता है। कितने प्रकार नागरिकता भारत में मिलती है? 5 प्रकार से मिलती है। नागरिकता लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? छीनने का अधिकार किसे? संसद को प्राप्त है। देने का अधिकार किसे प्राप्त? संसद को प्राप्त है, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी नागरिकता चैप्टर से। मुश्किल से 7 क्वेश्चन निकल के आएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकल के आएंगे, ठीक है। अब आते हैं तीसरी संविधान के भाग 3 पर। भाग 3 की बात करते हैं तो वो है मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से कितने क्वेश्चन निकल के आएंगे? फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करते हैं तो आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 में पहला अधिकार जो आता है समता का अधिकार, यानी समता समानता का मौलिक अधिकार, 14 से लेकर के 18 तक। और फिर आता है 19 से लेकर के 22 तक, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आता है 23 से लेकर के 24 तक। फिर आता है 25 से लेकर के 28 तक, ये रहा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर यहाँ 29 और ये रहा 30, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का अधिकार। फिर रहा अनुच्छेद 31 खाली है, और अनुच्छेद 32 से 35 हम यहाँ पढ़ते हैं, ये छठा मौलिक अधिकार, ठीक है। अब बात करते हैं, फटाफट अपने आर्टिकल को जान लेते हैं तुरंत फटाफट, उसमें क्या क्या कहा गया है, क्योंकि ये जो तीसरा भाग है संविधान का, ये काफी इंपॉर्टेंट भाग है, ठीक है। 14 क्या कहता है? 14 कहता है विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14 में है। 15 में क्या है? 15 में है लिंग, जाति, वंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में समान अवसर की बात कही गई है। 17 में क्या है? अस्पृश्यता कांत है, छुआछूत कांत है। 18 में क्या कहा गया है? 18 में कहा गया है जो है उपाधियों कांत किया गया, आप अपने नाम के भी उपाधि को नहीं लगाएंगे। सैन्य शिक्षा को छोड़ करके डॉक्टरेट, डॉक्टर की उपाधि, या आर्मी में है, मेजर है, कर्नल है, जनरल है, आप जो भी है वो लिख सकते हैं आप, बस। उसके बाद अधिकार आप नहीं लिखेंगे, भारत रत्न भी नहीं लिख सकते आप नाम के आगे। आप नाम के आगे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे भारत रत्न सम्मान सम्मानित व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ हो गया, फिर 19 की बात करते हैं। तो 19 एक खास है, 19 आर्टिकल में बहुत सी बातें, 19 के खंड दिए गए हैं, A B C D E F और G, ठीक है, ध्यान रखिएगा। G यानी कि 7 तक दिया गया है, तो G7। अब G तक बात किया गया, देखना बहुत ध्यान समझना है यहाँ पे। 19 में क्या है? बोलने की आजादी है, अपना जो है बोल रहे हैं, झंडा फहराने की आजादी है। 15 अगस्त बीता है और हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे कि झंडा फहराने की जो आजादी है वो किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल क्या कहता है आपका? वो आर्टिकल ये कहता है कि भैया 19A में झंडा फहराने की हमें आजादी प्राप्त है, बोलने की आजादी प्राप्त है। मीडिया को कैसे आजादी प्राप्त है? मीडिया जो बोलती है वो 19A के कारण बोलती है, ठीक है। अब बात होता है 19B में। 19B में कहा गया है निरायुद्ध सम्मेलन करने की आजादी। निरायुद्ध सम्मेलन करने का मतलब समझते हैं आप?
कि बिना शस्त्र सम्मेलन करने की आजादी है। कल के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, मैंने कल आपको जो पेपर मिला था उसमें सिखों को कृपाण रखने की आजादी के बारे में मैंने बताया था आपको, याद करिए आप। फिर उसका देखिए यहाँ पे 19 में कह रहा है संगम एवं संघ बनाने की आजादी, यानी संगम और संघ कैसे बनाएंगे आप? संगम और संघ बना सकते हैं आप कुछ भी, लेकिन वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को, पुरुषों को, अब पुरुष भी शामिल कर लिए गए हैं, पहले सिर्फ महिलाएं, मूल संविधान से महिलाएं लिखा हुआ है, तो वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को, सुरक्षा कर्मियों को, यानी कि पुलिस जितने भी हमारे हैं, ये जो राज्य में राज्य पुलिस या हमारे सुरक्षा कर्मी यानी कि आर्मी के जवान, ये सबको संगम बनाने का अधिकार नहीं होगा। ये 19C रहा। 19D भारत में घूमने की आजादी, डी मतलब ढूमो, ठीक है, ढूमो ढूमो खूब घूमो, तो भारत में घूमने की आजादी है 19D। उसके बाद 19E में बसने की आजादी, आप कहीं भी जमीन लेके बस सकते हैं। आप यूपी के निवासी हैं, आप यूपी के बाद जाके कश्मीर में बस जाइए, आप कश्मीर में रहने की आजादी मिल चुकी है। पहले अपवाद था, आप कश्मीर में जमीन नहीं ले सकते थे, रह नहीं सकते थे, अब रहिए कहीं भी, बसिए कहीं भी, पूरा भारत आपका है, ठीक है, आप भारत के हैं, भारत आपका है, ठीक। अब आता है 19, यहाँ पे ई के बाद एफ आता है। एफ में पहले संपत्ति का अधिकार था, वो खाली कर दिया गया है, हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 में, देसाई सरकार में इसको हटा दिया गया है। इसको किस भाग में रखा गया, मैंने प्रश्न पूछा था, आपने तो उत्तर नहीं दिया, उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्या है लास्ट, यानी आता है 19G। जी मतलब जीवन, जी मतलब क्या है? जीवन। तो जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? जीवन जीने के लिए भैया रोजगार चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अगर बात करते हैं रोजगार, तो रोजगार कैसा होना चाहिए? अपना व्यवसाय करिए, आप कुछ भी करिए। आप अगर हिंदू हैं तो आप मांस का व्यापार कर सकते हैं, आप मांस मंडी लगा सकते हैं, लाइसेंस लीजिए, मांस काटिए, बेचिए, कुछ भी करिए, लेकिन जो रोजगार करेंगे आप वो संवैधानिक होना चाहिए, गैर संवैधानिक होना चाहिए, लेकिन असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बस कुल मिलाकर बात ये है, प्राइवेट नौकरी करिए, एनजीओ चलाइए, कुछ भी करिए। अब ये नहीं कि हम जंगल काट के लकड़ी बेचना शुरू कर दें, ये गैर संवैधानिक हो गया, ठीक है, सॉरी असंवैधानिक हो गया, यानी संविधान का उल्लंघन कर रहा है। गैर संवैधानिक मतलब होता है संविधान के हित में काम करे, लेकिन संविधान में लिखा ना हो। जैसे कि एनजीओ की बात करते हैं, एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन फिर भी ये सरकारी तरफ से काम कर रही है। ओके, चलो अब बात करते हैं 19 का हो गया, यानी 20 की बात करते हैं। 20 में क्या होता है? 20 में कहा गया है दोष सिद्ध कदाचार, अपने ऊपर लगाए गए दोष के, उसके बारे में आप अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप वकील कर सकते हैं, आप केस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। आपके पास पैसा अगर नहीं है तो सरकार आपको वकील देगी। फॉर एग्जांपल जो है, अगर देखें कसाब, जिसने 26/11 पर हमले का मुख्य अभियुक्त जो था अब्दुल आमिर कसाब को देखिए, कसाब को वकील भारत का दिया गया, अब्बास काज़मी भारत का वकील मिला उसको, ठीक है। ये अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक। अब बात यहाँ पे आती है कि 20 आपातकाल के समय क्या समाप्त होता है या नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 इमरजेंसी के समय समाप्त नहीं होते हैं, आप यही याद करोगे भैया। लेकिन आपको गहरी बात बता दूं, सच्चाई बता दूं, तो अनुच्छेद 20 समाप्त हो सकता है, कुछ परिस्थितियों में समाप्त किया जा सकता है। लॉकडाउन में समाप्त किया गया, आपको पता होगा भारत में जब जनता कर्फ्यू लगाया गया 22 मार्च 2020 को जब जनता कर्फ्यू लगाया गया, तो उसमें ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अनुच्छेद 20 यानी कि क्या था, कोर्ट न्यायालय सब बंद हो गए थे। आपकी अगर सुनवाई चल रही, जमीन का मुकदमा चल रहा था तो न्यायालय बंद था, आप मुकदमा नहीं लड़ने गए, 2-3 महीने कोर्ट बंद रहा, आपकी सुनवाई नहीं हुई, यानी अनुच्छेद 20 कहां चला गया? 20 खत्म हो गया। 21 था, 21 के आधार पर जीवन जीने की आजादी मिली है आपको दूध, दही, चाय पत्ती सब मिल रहा था, आपको दुकानें खुली थी, आपको सब्जी मिल रही थी, दवाइयां मिल रही थी, ये जीवन जीने के लिए मूलभूत अधिकार थे, तो आपको अनुच्छेद 21 दिया गया था। तो 21 में क्या कहा गया है? 21 में जीवन जीने की आजादी दिया गया है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो अगला देखिएगा, यहाँ पे 20 के बाद आते हैं 21 पे। 21 हो गया आपका। 22 देखिए, 22 क्या कहता है? 22 में कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर प्रतिबंध है। गिरफ्तारी पर प्रतिबंध क्या होगा कि महिला को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं करेंगे। महिला अगर सूरज ढल गया है तो महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर उसको गिरफ्तार किया जाएगा, विशेष परिस्थितियां बन जाती हैं, तो एक महिला दरोगा 2 महिला कांस्टेबल को उपस्थिति में से गिरफ्तार किया जाएगा। और अगर वैसे गिरफ्तार करना पड़ रहा है, व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं, तो सूर्योदय का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। गर्भवती महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गर्भवती महिला कौन? अगर उसके गर्भ का 5 माह हो चुका है, यानी 5वां महीना चल रहा है, तब महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लहूलुहान व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए 2 व्यक्ति लड़ाई कर लें और सारे एक दूसरे को फोड़ लें, पुलिस आए तो पहले उन लोग को अस्पताल लेके जाएगी, दवाइयां कराएगी, उसके बाद उनको गिरफ्तार करेगी। उसके बाद फिर एक होता है पागल व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेंगे, पागल व्यक्ति को गिरफ्तार, लेकिन दिवालिया को गिरफ्तार करेंगे। नीरव मोदी, ललित मोदी भाग गए हैं, दिवालिया है, अगर वो मिल जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा उनको, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब आते हैं यहाँ पे क्या है? तीसरा मौलिक अधिकार आपका था 23 से लेकर के 24 तक। 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 23 कहता है, क्या कहता है? 23 कहता है मानव साथ दुर्व्यवहार,
मानव के साथ दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, यानी कि आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, आप हमसे इंसानियत वाला बर्ताव करेंगे, ठीक है, ऐसा कोई बर्ताव नहीं करेंगे, ठीक, बिना फिजूल के आपने हमको गाली दी, हमको आपने मारा या कुछ भी किया, ये हमारा शोषण किया आपने, ठीक है, दुर्व्यवहार किया हमारे साथ, ठीक है, खाने पीने के लिए आपने सही व्यवस्था नहीं दी हमको, आप हमको प्लेट मुहैया नहीं करा रहे हैं, हमको सही से सामान नहीं दे रहे हैं खाने पीने के लिए, बर्तन सही नहीं दे रहे हैं, तो ये शोषण है हमारा, ये मौलिक अधिकारों में आता है, इसके खिलाफ हम उल्लंघन कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। 24 में क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को क्या कहा जाएगा, भारी कारखानों में काम करने नहीं दिया जाएगा। अब यही सुनो, इसीलिए मैं रुका था, वेट कर रहा था, कहोगे सर जी 21 का छूट गया है, अभी कहोगे ना 21 का, 21 में जीवन जीने का आजादी थी, 21 का मैंने इसलिए छोड़ रखा था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को यहाँ पे क्या है, बंधुआ मजदूर, एक मजदूर मिल में काम नहीं करने जाएगा, वो पढ़ेगा, क्योंकि वो पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, सब पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे। इसको क्या किया जाएगा, इसको यहाँ पे शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है, स्कूल फ्री पढ़ाएगी इसको, और आपको याद होगा कि अब इसको बढ़ा दिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत, तो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को अब निःशुल्क पढ़ाई दी जाएगी, स्कूल में उनको खाना मिल रहा है, पहले वजीफा मिलता था, बाबा बाबा को, पापा पापा को वजीफा मिलता था, वजीफा बंद कर दिया गया, उसकी जगह खाना शुरू कर दिया गया, ड्रेस शुरू कर दी गई, ड्रेस दी जा रही है, जूता दिया जा रहा है, स्वेटर दिया जा रहा है, बस्ता दिया जा रहा है, किताब दिया जा रहा है कि भैया तुम पढ़ो, ठीक है। अगर आपको और याद करना है तो देखिए 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में पढ़ाया जा रहा है, यानी कि भैया तुम यहां पढ़ो, फिर 6 के बाद तुम यहां पढ़ो, मतलब कुल मिला के पढ़ो, तुम बस आगे बढ़ो, सरकार यही चाह रही है, ठीक है। टेक्निकल टीम से कहूंगा जरा पानी की व्यवस्था कर दे हुई, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 24 हो गया, फिर अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक की बात अगर करें तो अनुच्छेद 25 से 28 तक की अगर बात की जा रही है तो ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। इसमें सिर्फ अनुच्छेद 25 पढ़िएगा और कुछ मत पढ़िएगा। 25 के अनुच्छेद 25 के आधार पर आप हिंदू से मुस्लिम बन सकते हैं, मुस्लिम से आप सिख धर्म ग्रहण कर सकते हैं, सिख से आप ईसाई बन सकते हैं, आपको संतुष्टि जहां मिले उस धर्म की पूजा कर सकते हैं। आप भारत में रह रहे हैं, भारत के निवासी हैं, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे आप एक जानते हैं, जैसे नेट आप चलाते हैं या फिर मान लीजिए आप कोई सिम चला रहे हैं, आप जियो सिम चला रहे हैं, आप जियो सिम से संतुष्ट नहीं हैं, नेटवर्क अच्छा नहीं दे रहा है तो आप जियो को छोड़ करके एयरटेल में चले जाते हैं, फिर एयरटेल अच्छा नहीं है तो आप वोडाफोन और आइडिया में चले जाते हैं, अगर फिर आपको लग रहा है तो आप फिर जियो में चले आते हैं। लेकिन उसमें 3-3 महीने का फाउंडेशन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हिंदू हैं और भेदभाव से ग्रसित हैं तो हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म ग्रहण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संविधान के पितामह, संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ये व्यवस्था बनाई थी और खुद उन्होंने इसको किया भी था। आपको याद होगा 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर लिया था चैत्रा भूमि में, ठीक है, महाराष्ट्र में जाकर के अपना धर्म परिवर्तन किया था। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे 28 क्या है, 28 अनुच्छेद ये कहता है, अनुच्छेद 28 में साफ साफ कहा गया है कि भैया जो धार्मिक कार्य होंगे उसमें उपस्थित हो अथवा ना हो ये मेरी मर्जी है। मान लीजिए मेरा स्टाफ पूरा, मैं एक संस्था चलाता हूँ, कोचिंग चला रहा हूँ, मेरे स्टाफ में बहुत से टीचर हैं, उसमें मान लीजिए कोई टीचर मुस्लिम भाई हैं और मैं अगर बात करता हूँ, मान लीजिए मैंने अगर क्या किया, मैंने मान लीजिए अगर दुर्गा पूजा का आयोजन किया और मैंने कहा भाई सबको आना अनिवार्य है, लेकिन अगर वो नहीं आ रहे हैं तो मैं उनको बाध्य नहीं करूंगा, ये उनका मौलिक अधिकार है, क्योंकि जरूरी नहीं है वो मेरे धर्म में शामिल हो, ठीक है। मेरा मन अगर होगा तो मैं उनकी ईद में शामिल हो जाऊंगा, ये मेरा मन होगा, इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा आपको, ठीक है। आपकी मर्जी है तो जाइए, नहीं है तो मत जाइए। अगर जबरदस्ती किया जा रहा है तो आपके साथ ये फिर क्या हो रहा है, जाति हो रही है, ठीक। अगला बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यहाँ पे अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसके हितों की बात की जाएगी। और अनुच्छेद 30 में अगर कहा जाए तो उनकी शिक्षा और संस्कृति की बात की जाएगी। जो अल्पसंख्यक भाई है, हिंदू को छोड़ के भारत में कोई अन्य भाई अगर है तो अगर उसकी बात हम करें तो वो क्या काम करेंगे, अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने के लिए अनुच्छेद 29 का प्रयोग करेंगे। यानी कि बुर्खा पहन सकते हैं, वो जो भी करना चाहे कर सकते हैं, दिगंबर है तो निर्वस्त्र घूम सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं 30 में, तो 30 की बात अगर करें तो 30 में वो अपने धर्म को, अपने प्रचार प्रसार को, मदरसा खोल सकते हैं, मदरसा में पढ़ाई कर सकते हैं, अनुच्छेद 30 कहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 30 के बाद अनुच्छेद 32, ये संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है। कल की एसटी में आपको प्रश्न मिला भी होगा। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की नीट जारी की जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा था, संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, आपको पता होगा। और 5 प्रकार नीट मैंने आपको कल बताई थी, बंदित तुष्टिकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध लेख, मैंने आपको 5 बताए थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं संविधान के भाग 4 की।
देखिए फटाफट आज सारे आर्टिकल जो पेपर में इंपॉर्टेंट हैं वो खत्म हो जाएंगे, परेशान मत होइए, बस बने रहिए। आपको बस हेडफोन लगा लीजिए, लीड लगा लीजिए, पूरी वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं चौथे मौलिक अधिकार, चौथा जो संविधान का भाग है वो है डीपीएसपी। डीपीएसपी अगर हम बात करते हैं, डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी की अगर बात की जाए तो ध्यान समझिएगा, भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही जा रही है। अब बात करते हैं, यहां पे समझिएगा, ये जो एक ऐसा भाग है संविधान का जो मौलिक अधिकारों से अधिक प्रभावी रखता है, ये इसके उल्लंघन पर आप केस नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों से अधिक ताकतवर माना जाता है कौन, डीपीएसपी। अब बात करते हैं इसका उल्लेख कहां से कहां तक किया, संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा भैया, पेपर में पूछा जाएगा अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद सॉरी यहाँ पे 40 के बाद 42, 42 के बाद एक और रख लो भैया 43, अभी 44 मैंने कल पूछा है, ठीक है, 45 यहाँ पे, फिर उसके बाद 47, 47 के बाद 48, 48 के बाद यहाँ पे 49, 50 और 51। सुनते जाओ फटाफट, कुछ करना नहीं है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है, 36 परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है और डीपीएसपी की परिभाषा है। 37 कहता है डीपीएसपी को लागू ना होने पर आप उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, आप केस नहीं कर सकते हैं कि डीपीएसपी राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है, ठीक है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, अनुच्छेद 38 ये कहता है लोक कल्याणकारी योजनाएं कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी, ओके। फिर अनुच्छेद 40 क्या कहता है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की बात करता है, कल के पेपर में आपने इसको किया है उत्तर, ठीक है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, अनुच्छेद 42 कहता है प्रसूति में सहायता, प्रसूति में सहायता में समझते हैं काम की मनोवांछित दशा में प्रसूति में सहायता, गर्भावस्था में महिला को जो है 1000 रुपए, शहरी महिला को 1400 रुपए, गांव की महिला को दिया जाएगा। अगर ये नहीं दिया जा रहा है तो आप केस नहीं करेंगे, इसके बदले मोदी सरकार 6000 रुपए दे रही है आपको जच्चा बच्चा योजना के तहत, जननी सुरक्षा योजना के तहत, ठीक है। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 43 की बात करें तो अनुच्छेद 43 की बात ये होती है कि अनुच्छेद 43 की अगर बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है मनरेगा। मनरेगा मतलब समझते हैं आप कि काम के बदले रोजगार योजना, गारंटी योजना, 100 दिन की रोजगारी पक्की, ठीक है। 2005 में मनरेगा शुरू किया गया था, लेकिन इसके बाद इसके पहले ही संविधान में इसका उल्लेख कर दिया गया था कि अगर हमारे राज्य में काम नहीं है तो काम की व्यवस्था हम कराएंगे। आपने कहावत सुनी होगी, जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। तो यानी कि ये अगर बात करें मुगल बादशाह जब रहे और यहाँ पे लखनऊ के अवध के नवाब जब रहे तभी ये व्यवस्था शुरू की गई थी। इसका एग्जांपल मिलता है लखनऊ का जो भूल भुलैया है वो इसी प्रकार बनाया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो 44 में कल हमने चर्चा की थी कि भैया इसमें क्या कहा गया है, समान सिविल आचार संहिता, गोवा मात्र एक ऐसा राज्य है जहां पे ये लागू है और कहीं ये लागू नहीं है। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 45 में मैंने अभी कहा आपसे 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा कहा गया है। अनुच्छेद 47 की बात करते हैं तो 47 में क्या है, मिड डे मील पोषाहार की उचित व्यवस्था राज्य सरकार कराएगी और शराब का प्रतिबंध अनुच्छेद 47 में ही कहा गया है बिहार राज्य में इसी का प्रकोप है, जो शराब बंद है इसी का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 48 दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगा दिया जाएगा, गाय बकरी भैंस जो दूध दे रहे वाले पशु हैं वो नहीं काटे जाएंगे। ऐसा मत समझिएगा गाय हमारी माता है तो उसको नहीं काटा जाएगा, गाय हमारी माता है तो भैंस मौसी भी है भैया, ये भी याद रखो, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए क्या गया है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारी जो कृषि व्यवस्था थी वो हमारे पशुओं पर आधारित थी, यानी बैलों से हम कृषि करते थे। तो अगर गाय कट जाएगी तो बैल कहां से आएगा, बैल नहीं रहेगा तो कृषि कैसे करेंगे हम। अगर भैंस कट जाएगी तो भैंसा नहीं मिलेगा, फिर हम भैंसा गाड़ी कैसे बनाएंगे और अपना हम जो जीवन यापन है वो कैसे करेंगे। इसलिए यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था। अनुच्छेद 48 का में अगर कहा जाए तो पर्यावरण के रखरखाव की बात कही गई है। अनुच्छेद 49 में कहा गया है, अनुच्छेद 49 क्या कहता है, अनुच्छेद 49 ये कहता है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्मारक जो भी होंगे उनका रखरखाव धरोहर राज्य सरकार की उत्तरदायित्व होगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश ताजमहल है, ताजमहल अंतरराष्ट्रीय स्मारक है, धरोहर है, इसकी डेंटिंग पेंटिंग मेंटेनेंस किसकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार यानी यूपी की जानकारी है, ये जिम्मेदारी है, ठीक है। 50 क्या कहता है, 50 कहता है ध्यान सुनिएगा,
50 की बात करते हैं, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का उत्तराधिकार जिसके पास है कार्यपालिका के, यानी कि 50 के पास है। यानी कि न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट और सरकार यानी सचिवालय आपस में लड़ने नहीं चाहिए। आप पेट का पेपर देने जा रहे हो और सरकार वैसी व्यवस्था बनाए कि पेट का पेपर अच्छे से हो जाए, कोई भी पेपर लीक ना हो, कहीं पेपर जो है चेकआउट ना हो, धरना ना दिया जाए, लोग कोर्ट तक मैटर ना पहुंचे, ये जिम्मेदारी अनुच्छेद 50 में राज्य सरकार की होगी कहा जाता है, लेकिन कोई करता नहीं है, ये समझ लीजिएगा। अब व्यवस्था इसमें थोड़ा सुधार कर दिया गया है। अगर किसी सेंटर पर पेपर लीक किया गया या पेपर लीक हुआ तो सिर्फ उसी सेंटर को ब्लॉक किया जाएगा, किसी सेंटर को और ब्लॉक नहीं किया जाएगा। जहां 200 बच्चों के साथ अगर कुछ हुआ है तो उसका खामियाजा जो ये 20 लाख बच्चे हैं ये नहीं भरेंगे, ठीक है, ये नई नीति है। अब 51 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार को, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक और, चलिए यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद संविधान का भाग 4 का, यानी कि एक और भाग है जो संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले जोड़ा गया भाग, और संविधान में सबसे छोटा भाग कौन है, 4 का। ध्यान से सुनना भैया, 4 का मतलब कर्तव्य, 4 का मतलब कर्तव्य। कर्तव्य क्या है, कर्तव्य आपका है कि भैया अच्छे से रहिए, काम करिए, देश के हित में जानकारी दीजिए। 4 का ये संविधान का भाग है, संशोधन के बाद जोड़ा गया है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके बाद इसको जोड़ा गया था। अगर हम बात करते हैं फिर तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए समिति बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति जब बनकर के आई थी तो इसने 9 अपने मौलिक कर्तव्य जो है पेश किए थे, ठीक है, लेकिन 10 अपनाए गए थे, और वर्तमान में कहें तो 86वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। और उसके बाद सन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दिलाना, ये उसका मौलिक कर्तव्य है। किस अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। कितनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं संविधान के भाग 5 पर, जो सबसे बड़ा भाग है, इसका नाम क्या है, संघ की कार्यपालिका। ओके, चलिए संघ की कार्यपालिका देखते हैं। चलिए संघ की कार्यपालिका की बात अगर करते हैं तो संघ की कार्यपालिका क्या है, संविधान का भाग 5 है। अब देखना, संविधान का भाग 5 जो है वो काफी बड़ा है, और भाग 5 अगर हम बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। समझना क्या क्या इसमें आ जाएगा। संविधान के भाग 5 का उल्लेख 52 से 151 तक किया गया है। अब इतने आर्टिकल आपको समझना है, कौन कौन से आर्टिकल समझने हैं, देखो पहले 52 राष्ट्रपति पर हो गया, फिर 53 पर हो गया, संघ यानी राष्ट्रपति का पद कहां है, 52 में है। 53 में क्या है, ये कार्यपालिका का प्रधान होगा। 53 के बाद कोई आर्टिकल नहीं याद करोगे आप। फिर 56 का खा याद करोगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, आर्टिकल नहीं पूछेगा, इसी में लिखा हुआ है। फिर आप करोगे क्या है, 60 राष्ट्रपति की शपथ। शपथ किसमें होता है, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का शपथ क्या है, ये गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है, ये रक्षण प्रतिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेता है, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, ठीक है। अब समझिएगा भाई। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जिम्मेदारी है, ठीक है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से। किस देश से लिया गया है यह प्रक्रिया, हमने कहां से ली गई है, यह प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है। अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रोसेस हुआ है, नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों पर किया गया है, वी रामास्वामी पर किया गया है, दीपक मिश्रा पर किया गया था, लेकिन दोनों लोगों ने क्या किया है, समय रहते ही त्याग पत्र दे दिया है, ये प्रस्ताव नहीं बढ़ पाया आगे। ओके, चलिए फिर बात करते हैं अनुच्छेद। यहाँ पे 41 के बाद 61 के बाद आप याद करोगे 63 अनुच्छेद, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति आएगा। उपराष्ट्रपति का पद 63 में कहा गया है। बस उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसको जो वेतन भत्ते मिलते हैं पदेन सभापति के लिए मिलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद, यहाँ पे 63, 64, 65 भूल जाइए। आप आएंगे फिर आप कहाँ पे आर्टिकल में, आर्टिकल आएंगे अब यहाँ पे 72, राष्ट्रपति का क्षमादान है ये। राष्ट्रपति क्या करते हैं, क्षमा करते हैं किसी भी अपराधी के अपराध को, उसकी जो अपराधी है उसके अपराध को समाप्त कर सकते हैं, चाहे वो मृत्युदंड ही क्यों ना हो। समझ में आ गया, ये बात समझ लीजिए आप। जैसे याद होगा आपको शबनम, अभी शबनम को केस में फांसी हो रही है, भारत में पहली फांसी महिला को होने जा रही है, लेकिन राष्ट्रपति की दया याचिका खारिज हो चुकी है। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी अपराधी के अपराध को समाप्त कर सकता है। अगर अपराधी अध्यक्ष महोदय अगर चाहे तो वो समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, 85 का
ये है क्या, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसकी सिफारिश पर? लोकसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर। लोकसभा अध्यक्ष सिर्फ राइट आंसर है, लेकिन सही मायने में प्रधानमंत्री की सलाह पर यह करेगा। समझ गए? अब तक लोकसभा को कितनी बार भंग की गई है? 8 बार भंग की गई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये अनुच्छेद 85 का में एग्जाम आर्टिकल नहीं आएगा, ये आर्टिकल आ सकता है, ये आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, अब आर्टिकल आते हैं 108 पर। ये राष्ट्रपति की पावर है, राष्ट्रपति की शक्ति है, यानी शक्ति की बात करते हैं तो संयुक्त अधिवेशन की पावर है ये, यानी कि ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति बुलाएगा। याद कैसे करें? देखो, मूर्तियों की माला कैसी होती है? मूर्तियों की माला 108 होती है। तुलसी की माला कितनी होती है? 108 होती है। 108 संयुक्त माला होती है, तो यानी कि संयुक्त अधिवेशन बात कर रहे हैं हम, तो यानी कि माला संयुक्त होगी। संयुक्त अधिवेशन किसमें है? 108 में है। और ये कब होता है? जब दोनों सदन किसी विधेयक पर सहमत ना हो, एक साथ अपना मत ना दे रहे हो, तब ये बुलाया जाता है। अब तक ये 3 बार बुलाई गई संयुक्त बैठक। 1961 में बुलाई गई है दहेज प्रथा अधिनियम पर, 1978 में बुलाई गई है बैंकिंग पर, और 2004 में बुलाया गया है कोटा पर। ठीक है, ये 3 बार बुलाई गई है। ये वर्ष और ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, 1900 अगर देखिए 111 आर्टिकल, 111 में वीटो पावर है। वीटो पावर जो एग्जैक्ट की और बताया जाए वनडे के पर्पस से 3 प्रकार की होती है, लेकिन होती 4 प्रकार की है। 3 प्रकार आपका कौन से? वीटो पावर में 3 प्रकार, जेवी वीटो, निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने कब किया था? 1986 में किया था ये कार्य। ठीक है, 1986 में ये कार्य किया था, और डाक बिल पर इन्होंने पहली बार इसका प्रयोग किया था। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 111 की बात आता है। 112 आर्टिकल देखिए, इसी में मैं राष्ट्रपति नहीं बना हूं, आर्टिकल लाइन से चल रहा हूं। ठीक है, 112 में बजट की बात कही गई है। बजट से जब भी प्रश्न आएगा तो सिर्फ यही आता है, आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? सैमुअल जट्टी ने पेश किया था। ठीक है, और दूसरी बात, अगर फिर आपसे पूछेगा कि ये बताइए स्वाधीन भारत का बजट पहले किसने पेश किया था, तो वो किया था जॉन मथाई ने पेश किया था। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है बजट अधिक बार किसने पेश किया है? वो है देसाई जी ने, 10 बार। एक और प्रश्न पूछेगा, कौन से वित्त मंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर ही जो है बजट पेश किया था? वो देसाई जी हैं, 2 बार इन्होंने बजट पेश किया है, और इत्तेफाक है 29 फरवरी। अब तक ये रिकॉर्ड है, कोई तोड़ नहीं सकता है। लीप वर्ष में इनका जन्म हुआ है, और लीप वर्ष में अब ऐसा कोई वित्त मंत्री जन्म ले और वो वित्त मंत्री बने और बजट पेश करे, तब ये रिकॉर्ड टूट सकता है, वरना टूटने की संभावनाएं ना के बराबर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? 112 के बाद कुछ खास प्रश्न इसमें निकल के आते हैं कि बताएं जो है पेपरलेस बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन? पेपरलेस 2021 में पेश किया गया है, पेपर नहीं थे, सब डिजिटल पेश किया गया था। निर्मला सीतारमण है, इस बजट को उन्होंने पेश किया है। ठीक है, रेल बजट और आम बजट एक साथ अब कब पेश किया गया है? आजादी के बाद, तो 2017 में पेश किया गया था। अलग अलग किया कब गया था? 1921 में अकबर समिति के तहत, 1924-25 में पहली बार अलग अलग पेश किया गया था, 17 में फिर एक कर दिया गया है। ये बात बैठा लीजिए दिमाग में। ठीक है, घाटे का बजट किसने पेश किया था? पीवी नरसिम्हा राव ने पेश किया, तब से बजट पेश किया जा रहा है। शून्य बजट किसने पेश किया था? शून्य बजट राजीव गांधी ने पेश किया था, ये करवाया था जो असफल रहा था। ठीक है, विकासशील देश के लिए कैसा बजट अनिवार्य है? घाटे का बजट अनिवार्य है। जो देश दुनिया में विकासशील की प्रगति पर बढ़ रहे हैं, उनके लिए घाटे का बजट होना अनिवार्य है। ठीक है, चर्चा इसमें कभी किसी और दिन करेंगे, अभी सिर्फ आर्टिकल देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, 112 के बाद आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे 123 याद करेंगे। ठीक है, आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल 123, यानी कि 1 2 3 फुट लो जल्दी से, है ना। जब राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा राज्यसभा अपना कार्य नहीं सही से कर रही है, सुचारू रूप से सदन नहीं चल रहा है, मान लीजिए लोकसभा शुरू हुई और लोकसभा के जो विपक्ष के लोग हैं वो शुरू से हंगामा शुरू कर दे, वो बजाना शुरू कर दे, बोलने ना दे, तो अध्यक्ष महोदय कहते हैं 2 दिन के लिए स्थगित, 2 घंटे के लिए स्थगित। लेकिन ये परंपरा ज्यादा हो रही है, लग रहा है कि वो काम ही नहीं करने देंगे, तब अध्यक्ष महोदय रिक्वेस्ट करते हैं राष्ट्रपति महोदय से, और राष्ट्रपति महोदय लेके आते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, इसे बोला जाता है ऑर्डिनेंस बिल, यानी कि तुम काम सही करो। और इसका मतलब देखो लिखा हुआ 1 2 3 फुट लो यहाँ से उठते, समझो, नहीं तो लोकसभा भंग कहते हैं, तो तुम झंडू बाम हो जाइयो, कुछ हो रही हो ना। तो ये नहीं कि मतलब क्या है, यहाँ पे साफ साफ धमकी राष्ट्रपति की मिलती है। क्या कहा जाता है अनुच्छेद 123 में? ठीक, अब तक की कितनी बार इसका प्रयोग सबसे अधिक किसने किया है? तो वो है फखरुद्दीन अली अहमद ने किया है। कितने इसके प्रयोग? अब तक 11 बार उन्होंने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए 123 के बाद 143, ये बहुत मस्त आर्टिकल 143, ध्यान सुनिएगा। 143 आई लव यू। ठीक है, ये बात करें 143, राष्ट्रपति की ऐसी पावर है, सलाह की पावर है, ये सलाह लेने की पावर है। ध्यान सुनना, ये आर्टिकल नहीं भूलोगे, ये आर्टिकल ऑफ द डे होगा, यानी कि ट्रिक ऑफ द डे आज का रहेगा ये। ठीक है, राष्ट्रपति हमारा किस आर्टिकल में था? 52 में था, और सर्वोच्च न्यायालय हमारा किसमें है? 124 में है। ध्यान सुनना, राष्ट्रपति है क्या? बॉय,
जो सर्वोच्च न्यायालय क्या है, ये क्या है, गर्ल है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो बॉय और गर्ल दोनों में क्या है, प्यार है, मोहब्बत है, दोनों के बीच रिश्ता क्या है, 143 आई लव यू का रिश्ता है, ठीक है। अब क्या करता है, बॉय गर्लफ्रेंड से सलाह मांग सकता है, किस रिश्ते के तहत, आई लव यू के तहत। गर्लफ्रेंड सलाह दे ना दे उसकी मर्जी, ठीक है। अगर वो सलाह देती है, ये सलाह माने न माने इसकी मर्जी, ठीक है। यही सेम कहानी राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के बीच होती है। राष्ट्रपति सलाह मांगेगा, राष्ट्रपति सलाह अगर मांगा और सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे ना दे उसकी मर्जी है। अगर राष्ट्रपति को सलाह देता है वो सर्वोच्च न्यायालय, तो माने न माने उसकी मर्जी है। लेकिन रक्षा के मामले में अगर सलाह मांगी गई तो देना अनिवार्य होगा, ये बात मान के चलिए आप। फिर उसकी बात करते हैं, अगर यही पर समझना चाहते हैं समझिए, मैंने आपसे कहा आई लव यू, तो आप बोलो सर जी टू लव यू, ठीक है। अरे बोल दो, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बोल दो टू लव यू, आई लव यू, टू लव यू, ठीक है। टू लव यू आपने जैसे ही कहा, इसका मतलब हम लोगों में प्यार हो गया, प्यार हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, पंचायत हो गया। अब प्यार होगी तो पंचायत होगी, पंचायत यानी फोन पर हम लोग खूब बातें करेंगे, है ना, तरह तरह की बातें करेंगे, पंचायत करेंगे, दिन भर फोन करेंगे। जब आई लव यू टू लव यू तो अब क्या होगा, हम लोग थ्री लव यू भी करेंगे। आई लव यू टू लव यू तो अब थ्री लव यू भी होगा। थ्री लव यू मतलब होता है अब हम लोग भाषा का प्रयोग करेंगे, उल्टी सीधी भाषा, बेबी, सोना, कैसी हो, खाना खाई कि नहीं खाई, ये सब बातें कहाँ की जाएंगी हम लोग, ये लोग हम लोग थ्री लव यू में करेंगे, ठीक है। तो आई लव यू टू लव यू थ्री लव यू, ओके। चलो आगे देखते हैं, अब ये भूलना नहीं, बिल्कुल याद रखना, ओके। चलो फटाफट अगर हम बात करें अब तो यहाँ पे अब ये कि इसके बाद आर्टिकल आता है आपका, हाँ 352, ये पढ़ना है, 356 ये पढ़ना है, 360 ये पढ़ना है, ये भी एग्जाम में आते हैं। 352 ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की तीनों आपातकालीन शक्तियां हैं, लेकिन दो शक्तियां जो है ये जर्मन से ली गई हैं, जर्मन से ली गई है, और ये जो है यूएसए से ली गई है, ठीक है। कौन सी, ये आपकी जो 360 है वित्तीय आपातकाल, ये अमेरिका से ली गई है, बाकी दोनों जर्मनी से ली गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, अगर बात करें युद्ध एवं बाह्य आक्रमण पर राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, ठीक है, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण तथा अब जोड़ दिया गया है सशस्त्र सैन्य विद्रोह। पहले था आंतरिक अशांति के आधार पर, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये शब्द हटा दिया गया है और कर दिया गया है क्या है, सशस्त्र विद्रोह, सैन्य सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया है। ये अब तक 3 बार लगाया गया है, 3 बार में डेट देख लीजिए आप, 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था, देश में पहली बार लगाने वाले राष्ट्रपति जो थे राधा कृष्णन जी थे। दूसरी बार लगाया गया 3 दिसंबर 1971, गिरी साहब लगाए थे, वीवी गिरी। तीसरी बार 25 जून 1975 ये लगाए थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब। तो 3 बार अब तक लगाया गया है, कौन, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, ठीक है भैया, समझ गए इसमें। अब आते हैं राष्ट्रपति शासन पर। किसी राज्य की कानून व्यवस्था विफल हो जाए और उस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, तब उस राज्य के राज्यपाल के निवेदन पर राष्ट्रपति महोदय उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं। मिनिमम राष्ट्रपति शासन 3 माह के लिए लगता है और मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए लगता है, ठीक है। 6-6 माह के अंतराल पर इसे बढ़ाया जाता है। भारत में सबसे पहले कहां लगाया गया था राष्ट्रपति शासन, पंजाब राज्य में लगाया गया था। अगर बात करते हैं उसके बाद की बात करें, सबसे अधिक बार यूपी में लगाया गया था। यूपी पेट पेपर देने जा रहे हो तो यूपी में एक क्वेश्चन बनता है कि 1968 में सबसे पहली बार यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करें सबसे कम बार केरल और महाराष्ट्र में है, सबसे लंबे समय तक आपातकाल अगर लगाया गया है तो वो है कहां, पंजाब में लगाया गया है, ओके। तो ये राष्ट्रपति शासन रहा। आता है वित्तीय आपातकाल 360, अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वित्तीय आपातकाल का मतलब है जमा पूंजी जितनी बैंकों में है, भारत यानी कि अगर ये लगाता है इसका मतलब भारत दिवालिया हो गया, भारत कंगाल हो गया। ये भगवान से यही मनाइए कि हमारे देश पर कभी ना लगे। आर्थिक संकट यानी 2008 में जो आर्थिक मंदी विश्व में आई थी तो संभावनाएं व्यक्त थी, लेकिन हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े, अगर वर्तमान भारत में कहें तो मोस्ट जो पॉपुलर इकोनॉमिस्ट हैं मनमोहन सिंह जी, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो संभावनाएं नहीं होती हैं कि उनके होते हुए देश में आपातकाल लग जाए। ये रहा आपका राष्ट्रपति यहां तक। अब इसमें 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल और इंपॉर्टेंट बचते हैं। वो आर्टिकल बचता है आपका 243 243। मैंने अभी कहा आई लव यू वाली बात की थी, मैंने टू लव यू बात की थी। ये पंचायत,
ठीक है। पंचायत की बात करते हैं तो पंचायती चुनाव अभी बीता है, पंचायती चुनाव में बात उठेगी। तो पंचायत का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? 9 का में है। और किस अनुच्छेद में है? 243 में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद की बात करते हैं पंचायत की ओर, ध्यान सुनिएगा। पंचायत में अगर बात करते हैं तो पंचायत का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और आपको याद होगा अनुच्छेद 40, किसी राज्य में पंचायती व्यवस्था लागू होगी या नहीं होगी ये राज्य सरकार तय करेगी। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची 11 में रखा गया है। 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में इसको किया गया था और 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था। भारत में अगर कहा जाए तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था है। बाकी 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। ये संविधान की वो बातें हैं जो पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोशिश यही की गई है कि पूरा कवर किया जाए। इसके बाद कि आपके पेट में आने की संभावना नहीं होती है। 5 प्रश्न आपके आने की संभावना यही से होगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो का वेट करिए। अगली वीडियो ठीक इसी प्रकार राष्ट्रीय विद्रोह यानी कि आपके इतिहास की बनेगी और उसको भी देखिएगा। लीड लगा करके फोन लेकर के बैठ जाइएगा, ट्रैवलिंग के समय बस में इसको देखना शुरू करिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।